तो पिछले क्लास में जो हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ एजम्पशन लिए थे। एजम्पशन का मतलब होता है वो चीज़ें जिनको आप एज्यूम करके कैलकुलेशंस करोगे, और वो चीज़ें एज्यूम करने से क्या होगा, जो कैलकुलेशंस है वो आसान हो जाएंगी अपनी। ठीक है, तो कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हमको क्या करना है, कुछ एजम्पशन लेके चलने हैं। पहला एजम्पशन ये रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज होगा। कैसा होगा ऑब्जेक्ट? पॉइंट साइज। हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के दौरान, ये किसी लार्ज स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होंगी। मतलब इनका जो कर्व्ड पोर्शन है वो बहुत कम कर्व्ड आपको दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा कर्व्ड नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात, इसमें जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे, एंगल्स स्मॉल एज्यूम किए जाएंगे, और स्मॉल एंगल्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा के भी बराबर लिख सकते हैं, और टेन थीटा को हम सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं रेडियन के अंदर। मतलब साइन थीटा, टेन थीटा, इनको सिर्फ थीटा से भी रिप्लेस किया जा सकता है फॉर स्मॉल एंगल्स, है ना। तो ये चीज हम एज्यूम करके चलेंगे। साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, तो जितनी भी डिस्टेंसेज है वो हमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से मेजर करनी है। दूसरी बात, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करना है। लेकिन अगर इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उस डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है, उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो पहला जो डेरिवेशन है वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला जो डेरिवेशन है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी ली जा रही है? कॉन्वेक्स। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात हो रही है, और उससे किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। ऑब्जेक्ट को अगर हम रेयर मीडियम में रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, है ना, रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी, ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले क्योंकि मैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो हम एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये है एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें जो रेयर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा म्यू1 कंसिडर करते हैं, और जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा म्यू2 कंसिडर करेंगे। ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। ये पॉइंट क्या हो गया? पोल हो गया। और ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस स्फेयर का एक पार्ट होगी, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये चीजें तो हमको पता होनी चाहिए। तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा हुआ है? रेयर मीडियम में रखा है। मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ओ पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, ये हमको फाइंड करना है बाय रिफ्रैक्शन। देखो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो पॉइंट ओ है वहां से एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पोल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। अब ये वाली जो लाइट रे है, इसको जब मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। इसका मतलब ये वाली जो लाइट रे है ये इस पॉइंट के ऊपर, पोल के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई होगी, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर्व्ड सरफेस पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाली जो लाइट रे है ये इस इंटरफेस के ऊपर, ये वाला जो इंटरफेस होगा, इधर रेयर मीडियम है इधर डेंसर मीडियम है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये क्या होगी? नॉर्मली इंसिडेंट होगी। और आपको पता है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी इंटरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होती है। तो ये वाली जो लाइट रे है ये बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइट रे क्या हो रही है? यहाँ पे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो रही है। अब इसमें दूसरा केस लेंगे, मतलब एक और लाइट रे लेंगे ताकि इमेज बने। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। पहली लाइट रे सीधी पास हो गई, दूसरी लाइट रे को यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट कर दो। मान लो ये पॉइंट है एम, इस पॉइंट के ऊपर हमने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया, है ना। इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया? एक लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया। अब ये जो लाइट रे है ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या होगी? कर्व्ड सरफेस के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल से जो एंगल बना रखा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये जो लाइट रे है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो सीधी नहीं जाएगी, ये सीधी पास नहीं हो सकती। अब ये मुड़ेगी, और कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो डेंसर मीडियम है, ये वाला जो डेंसर मीडियम है ये काफी ज्यादा डेंसर हो, और अगर ज्यादा डेंस होगा तो लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये कम डेंस है, मतलब रेयर एंड मीडियम के कंपैरिजन में थोड़ा ही डेंस है ये, तो उस कंडीशन में लाइट रे थोड़ी बेंड होगी।
मान लो कि ये जो लाइट रे है ये ज़्यादा बैंड हो रही है, ये वाला जो मीडियम है ये काफ़ी डेंस है, मतलब रेयरर की कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो लाइट रे सीधी जाने की बजाय टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी और ज़्यादा बैंड हो रही है, ज़्यादा बैंड होगी तो ये यहाँ पे जाके इस पहले वाली लाइट रे को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगी इमेज, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद में जहाँ भी लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इमेज बनती है, तो यहाँ पे इमेज बन गई। ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो रियल में लाइट रेज आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज। तो ये मैंने कौन सा केस लिया है, रियल इमेज वाला केस लिया है। कौन सा केस है, रियल इमेज वाला केस है ये, ठीक है। अगर ये लाइट रे कम बैंड होती, सोचो कि ये थोड़ा ही बैंड हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता, मान लो कि अब देखो ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा बैंड हो रही है, थोड़ा बैंड ऐसा हो गई। अब ये वाली जो लाइट रे है ये पहले वाली लाइट रे को आगे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और आगे जाके अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों लाइट रेस को बैक ट्रेस करके देखेंगे, बैक ट्रेस करेंगे तो ये पीछे कहीं पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी वहां पे कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो इसी में दोनों केस छुपे हुए हैं, मतलब रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये डेंसर मीडियम है, काफी ज्यादा डेंसर है, तो ये लाइट रे को ज्यादा बेंड कर देगा और ये पहले वाले लाइट रे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, और उस कंडीशन में यहाँ पे रियल इमेज बन जाएगी। और अगर ये डेंसर मीडियम कम डेंस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइट रे कम बेंड होगी, कम बेंड होगी तो ये आगे जाके दोनों लाइट रेज, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, बैक ट्रेस करने पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, और अगर अपीयर हो रही है इंटरसेक्ट करती हुई तो इसका मतलब वहां पे कौन सी इमेज बनती है, बताओ, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो अभी मैं रियल इमेज का केस ले रहा हूं, इसलिए इसको मिटा देता हूं। इतनी बातें समझ में आई क्या, देखो अभी तक क्या बताया मैंने, हमने एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर करी है जिसके सामने रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, ओ पॉइंट से एक लाइट रे हमने पोल के ऊपर इंसिडेंट करी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसलिए स्ट्रेट पास हो गई, फिर एक और लाइट रे ली और उसको एम पॉइंट पे इंसिडेंट किया। अब ये जो लाइट रे है ये रेयर से डेंसर में जा रही है इसलिए टुवर्ड्स से नॉर्मल बैंड होगी। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या किया, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी, इस पॉइंट पे नॉर्मल होगी, और नॉर्मल से फिर ये जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी इसलिए इसको बैंड होते हुए दिखा दिया, और आगे जाके ये यहाँ पे आई पॉइंट के ऊपर पहले वाली लाइट रे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे कौन सी इमेज बन गई, रियल इमेज बन गई। अच्छा, ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। समझ में आया क्या, तो ये अपना डायग्राम बन चुका है। अब इसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। डायग्राम में क्या है कि आपको एम पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, और आपको इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे कैलकुलेशन, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है सर, यहाँ से स्टार्ट करना है कैलकुलेशन को। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, ये वाला मीडियम है म्यू1 है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, तो म्यू1 साइन आई लिखेंगे, म्यू1 साइन आई ये किसके बराबर होगा, म्यू2 साइन, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 और एंगल कितना है आर, तो म्यू2 साइन आर लिखना है। इसके बाद में हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है कि जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इस केस में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्मॉल बनेंगे, और स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं, तो इस साइन आई को हम क्या लिख देंगे, सिर्फ आई लिख देंगे, साइन आर को क्या लिख देंगे, सिर्फ आर लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई क्या, लेकिन हमें तो रिलेशन फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस है ना, और इस कर्व्ड सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक तरीका काम में लेंगे कि यहाँ पे देखो अभी हम एम पॉइंट के ऊपर हैं और डिस्टेंसेस हमें कहाँ से मेजर करनी होती है, पोल से मेजर करनी होती है, इधर या इधर, तो हमें इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक आसान तरीका है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे ये जो दोनों लाइट रे जा रही है इनके बीच में एंगल कंसिडर कर लेंगे अल्फा। जो आई पॉइंट है यहाँ पे इन दोनों लाइट रेस के बीच में एंगल कंसिडर कर लेंगे बीटा, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ये वाला जो एंगल है इसको हम कंसिडर कर लेंगे गामा। नाम दे दिया इन एंगल्स को अल्फा बीटा गामा। अब ये जो पॉइंट है एम, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम
इस पॉइंट के ऊपर आ गए, हमने इस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया, जैसे इस पॉइंट का नाम रख दिया एन। क्या नाम रखा इसका? एन पॉइंट नाम रख दिया। अब आपको इस डायग्राम के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको देखो 3 ट्रायंगल दिखाई देंगे। कौन कौन से? ओ एम एन, ओ एम एन, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें एंगल कितना है? अल्फा। एक ट्रायंगल ये बन रहा होगा एम एन सी, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें देखो ये वाला एंगल है गामा, और एक ट्रायंगल है एम एन आई, इसमें ये एंगल कितना है? बीटा। तो 3 ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहे हैं। अब हम काम ये करेंगे कि देखो अभी हम कहाँ पे हैं? एम पॉइंट के ऊपर है। यहाँ से कहाँ पे आना है? प्रिंसिपल एक्सिस पे आना है। तो आपको ये जो आई और आर है इनकी वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी अल्फा, बीटा या गामा के टर्म्स में। अब ये कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। किसी भी ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, 2 इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा, वो थर्ड एंगल के एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा, यानी a प्लस बी के बराबर होगा ये वाला एंगल। किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल में 2 इंटरनल एंगल्स का सम थर्ड एंगल का, थर्ड जो एंगल होगा ना उसके एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है हमेशा। ये दोनों एंगल का सम थर्ड एंगल के एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा, है ना? समझ में आई क्या बात? तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करना है? देखो मुझे आई की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी टर्म्स में? अल्फा, बीटा, गामा की टर्म्स में। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये बड़ा सा ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला एंगल है आई, जो कि एक एक्सटर्नल एंगल है, और ये जो एंगल्स है अल्फा और गामा, ये दोनों क्या है? इंटरनल एंगल्स है। तो अल्फा प्लस गामा किसके बराबर होना चाहिए? थर्ड एंगल के एक्सटर्नल एंगल यानी आई के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ आई शुड बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा लिख देंगे। इसी तरीके से आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आर कैसे फाइंड करोगे? तो इस वाले ट्राइंगल में देखो एंगल आर बन रहा है, तो ये आर है, ये बीटा है, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो ये थर्ड एंगल के एक्सटर्नल एंगल यानी गामा के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा किसके बराबर है? गामा के। तो आर किसके बराबर होगा? गामा माइनस बीटा के बराबर होगा। क्या हमारे पास में आई और आर दोनों की वैल्यूज आ गई? ये आई की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। किसके टर्म्स में आ गई? अल्फा बीटा की टर्म्स में आ गई, अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी μ1, आई की जगह क्या लिखना होगा? अल्फा प्लस गामा, और μ2 इंटू आर की जगह क्या लिखना है? गामा माइनस बीटा। आया क्या समझ में? तो ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई। अब हम बात कर रहे थे कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आना है और इन डिस्टेंसेस के टर्म्स में इक्वेशन बनानी है ताकि हम रिलेशन फाइंड कर पाए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी डिस्टेंस है इसमें? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? यू, और इमेज की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको क्या बोला जाता है? वी। ठीक है, ये नाम रख दिए मैंने। तो अभी मुझे क्या करना है? अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स है सब स्मॉल है। तो स्मॉल एंगल्स के लिए हम टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं या थीटा को वापस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सब एंगल्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, इनको आप टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा भी लिख सकते हो, या साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा भी लिख सकते हो। क्योंकि अगर साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो तो उल्टा भी तो कर सकते हो, थीटा को टेन थीटा या साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जितने भी एंगल्स हैं इनको टेन फंक्शन लगा के लिख देंगे। इसको लिखेंगे टेन अल्फा, इसको लिखेंगे टेन गामा इक्वल टू μ2 इंटू टेन गामा माइनस टेन बीटा। बात समझ में आई क्या? हमने टेन फंक्शन लगा के लिख दिया। क्यों? क्योंकि इससे देखो फायदा क्या होगा, अब मैं टेन अल्फा की वैल्यू इस डायग्राम से फाइंड कर सकता हूँ। ये मुझे जो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें बताओ टेन अल्फा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एम एन, बेस क्या है? ओ एन। तो टेन अल्फा की जगह क्या लिखोगे? एम एन अपॉन ओ एन। टेन गामा की जगह क्या लिखना है? टेन गामा, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें टेन गामा फाइंड करेंगे। टेन गामा क्या होगा? एम एन अपॉन एन सी, है ना? एम एन अपॉन एन सी, ठीक है, इक्वल टू μ2 इंटू टेन गामा वही है एम एन अपॉन एन सी माइनस टेन बीटा को क्या लिखना है? तो टेन बीटा देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो टेन बीटा क्या होगा? टेन बीटा बताओ,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी mn अपॉन ni। ठीक है, अब आप देखोगे कि हर एक टर्म के अंदर mn आ रहा है ऊपर, तो दोनों साइड में mn से डिवाइड करके इसको तो हटा दो। ठीक है, यहां पे बचेगा सिर्फ μ1। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, अब वो देखो mn तो हट चुका है, दोनों साइड में mn से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो p और n पॉइंट है, क्या ये काफी पास पास है? हमने ये मान के यहाँ पे डेरिवेशन किया है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये काफी कम कर्व्ड है, और काफी कम कर्व्ड होगी तो ये p और n पॉइंट बिल्कुल पास पास ही होंगे। अगर ये पॉइंट पास पास है तो जैसे ये जो डिस्टेंस है ON, क्या हम इसको OP लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली ON किसके बराबर है? OP के बराबर है। इसी तरीके से जो NC डिस्टेंस है, क्या वो PC के बराबर लिखी जा सकती है? और इसी तरीके से जो NI डिस्टेंस है, क्या हम उसको PI लिख सकते हैं? बताओ भाई, अगर P और N पॉइंट पास पास हैं तो जो भी डिस्टेंस आपने N से मेजर कर रखी है उसको P से रिप्लेस कर दो। तो मतलब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/mn, तो हट चुका है, इसको क्या लिखेंगे? OP। इसको क्या लिखना है? PC। मतलब N की जगह मैं P लिख रहा हूँ, जो भी डिस्टेंस आपने N से मेजर करी है उसको P से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा? इस तरीके से इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। ये इक्वेशन कन्वर्ट कर ली, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, सॉल्व कर लूंगा, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते टाइम पे आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पोल पे खड़े होके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने जाता हूँ तो मुझे इधर चलना पड़ेगा, है ना। ये वाले जो डिस्टेंस है इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और हमको चलना पड़ रहा है राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, और उल्टा चलेंगे तो यू क्या लेना है आपको? नेगेटिव। मतलब ये वाले डिस्टेंस नेगेटिव सिंबल के साथ में पुट करेंगे। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर या वी यानी इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, है ना भाई, इमेज की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जिसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे? 1/OP। OP को क्या लिखना है? OP क्या डिस्टेंस है? इसको लिखना पड़ेगा -u। PC को क्या लिखेंगे? PC है +r इक्वल टू, ये क्या आएगा? μ2 इंटू 1/PC, ये +r आएगा, और PI को क्या लिखना है? +v लिखना है। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, समझ में आया ना। और अब क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये जैसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आएगा -μ1/u, ये आएगा +μ1/r इक्वल टू क्या आएगा? μ2/r माइनस μ2/v। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको। रीअरेंज कैसे करना है? ये जो μ2/v है, ये वाले टर्म इधर ला रहा हूँ, तो ये है -μ1/u, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ये बन जाएगा +μ2/v इक्वल टू, ये μ1/r उधर लेके जाओ, क्योंकि इसमें भी r आ रहा है नीचे, इसमें भी आ रहा है, तो इसको उधर लेके गए तो r कॉमन आ जाएगा, और नीचे तो r कॉमन ले लिया, ऊपर क्या लिखा जाएगा? तो ये μ2 पहले से है इधर, और ये क्या चला गया इधर? μ1। समझ में आया कि? तो ये जो इक्वेशन अपने पास आई है, ये है फाइनल आंसर। और ये फाइनल आंसर किस किस के बीच का रिलेशन है? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों साइड में जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उनके बीच का रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन को यूज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि अगर हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने रेयर एंड मीडियम में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। मतलब यू अगर आपको पता है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो वी इजीली फाइंड किया जा सकता है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये तब अपने पास आएगी जब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा हुआ होगा? रेयर एंड मीडियम में। याद रखना है, ऑब्जेक्ट जब भी रेयर एंड मीडियम में रखा जाएगा हमेशा क्या फॉर्मूला बनेगा? -μ1/u प्लस μ2/v इक्वल टू μ2 - μ1/r। ये आएगा, हमेशा ये फॉर्मूला आएगा।